हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की इस नई वीडियो में आपको इतिहास में अतीत से वर्तमान चल रहा है, जो कि आपको सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी परीक्षा के में यदि सोशल साइंस यदि सब्जेक्ट है आपका, तो इस काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड हो चुका है उसको आप देख लीजिएगा। और पहले हम बता देते हैं कि यहाँ पर आपको तुर्क जो शासक था, गुलाम वंश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हुए थे, जिनके वंश द्वारा शासन किया गया था, उस सभी के द्वारा कराया जा रहा है। गुलाम वंश जो है ये करा दिया गया था। इसमें हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा नहीं, एक बार झलक दे देते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। और यह जो है अजमेर में बनाया गया था। कहा गया था अजमेर में। 1210 ईस्वी में चौगान को खेलते समय जो है ना, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके मरने के बाद जो है ना, इसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ठीक है, आराम शाह होता है जो मात्र 8 माह तक शासन करता है। और 8 माह के शासन के पश्चात उसको जो है इल्तुमिश जो है इसकी हत्या कर देता है और इसके दिल्ली पे गद्दी पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे में देखते हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। ठीक है, लास्ट में यही चीज़ चल रहा था, तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसका जो शासन काल रहता है, ठीक है, 1290 से स्टार्ट हो जाता है। 1290 ईस्वी में यहाँ पर छोड़ दिया है का जी। देखिए, 1330 होगा। ठीक है, 1290 से स्टार्ट होता है। इसमें एक खिलजी सेना नायक, ममलुक वंश के अंतिम सुल्तान, अंतिम सुल्तान जो होता है कैकुआबाद, ठीक है, याद रखिएगा, को दिल्ली के गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश जो है खिलजी वंश का स्थापना करता है। देखिए, खिलजी वंश के जो इसमें से प्रश्न आएगा, ठीक है, कि ममलुक वंश के अंतिम शासक कौन था, कैकुआबाद। ठीक है, कौन था। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट व्यू देखिएगा कि ममलुक वंश के अंतिम शासक, ममलुक वंश के अंतिम शासक, ध्यान दीजिएगा, ममलुक वंश के अंतिम शासक, ममलुक वंश के अंतिम शासक कौन था। तो ये आपको हो जाएगा कैकुआबाद। कैकुवाद, इसी को हराकर जो है नए वंश का स्थापना होता है, खिलजी वंश का स्थापना। गुलाब वंश के शासन को समाप्त कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। देखिए, ममलुक वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है, गुलाम वंश भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंतिम जो शासक रहते हैं कैकुआबाद, इसको हराता कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऐसे याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी के नाम से। ठीक है, और इसको हराता है जलालुद्दीन खिलजी और खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो ये स्थापना वाला प्रश्न पूछता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जो है किसने की थी, खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो आप याद रखिएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, अब खिलजी वंश की जो स्थापना, खिलजी वंश के प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ। ठीक है, इसने उत्तर भारत में कई अभियान किए जो निम्नलिखित है। देखिए, खिलजी वंश के दो शासक होते हैं। ठीक है, आपको जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो आपको उत्तर भारत में, भारत में कई अभियान करते हैं। और उस अभियान में निम्नलिखित जो अभियान है, जैसे गुजरात है, गुजरात में अभियान करता है, रणथंभौर है, मेवाड़ है, मालवा है, जालौर है। तो यहाँ पर जो है राजा करण को हराता है, राजा करण को गुजरात में। यहाँ पर रणथंभौर में हमीर देव को, राणा रतन सिंह को हराता है मेवाड़ में। ये महलक देव को हराता है मलवा के युद्ध में। जलील को हराता है कान्हा देव के। ठीक है,
तो ये कुछ याद रखिएगा कि गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी ने किसको हराया था। तो राजा करण को, रणथंभौर में किसको हराया था, हमीर देव को, मेवाड़ में किसको हराया था, राणा रतन सिंह को, और मलबा में किसको हराया था, तो महलक देव को, और जलौर में कान्हा देव को हराया था। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट आता है रणथंभौर और ये वाला आता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें भी देव लगा हुआ है, इसमें भी देव लगा हुआ है, तो नाम में कन्फ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो रणथंभौर को देखिए, यहाँ र है ना, तो इसका अंतिम में र है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका शुरुआत में र है तो इसका अंतिम में र है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, और इसे हमीर देव याद रहेगा, ये तो अपने आप एक के याद रख लीजिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए, गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत भेजी और विजय प्राप्त की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत में भी आपको मलिक काफूर जो है ये आपको गुलाम रहता है, 2 गुलाम खरीदता है। ठीक है, जिसमें एक मलिक काफूर होता है। तो इसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में भी एक विशाल सेना भेजा जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन क्षेत्र होता है, जैसे कि देवगिरी, ठीक है, तेलंगाना, होयसाल राज, पांडे राज। ठीक है, ये क्षेत्र हारा है और हारा हुआ राजा। ठीक है, तो ये देवगिरी, और इसके राजा कौन रहते, चंद्रदेव। तेलंगाना के कौन रहते राजा, प्रताप रुद्र देव, मतलब इस क्षेत्र को हराता है। होयसल राज ये बीरबल नाल रहते हैं, और पांडे राज ये सुंदर पांडे रहते हैं। ठीक है, इन सब क्षेत्रों को दक्षिण में आपको अलाउद्दीन खिलजी जो है जीत हासिल करता है। किसके नेतृत्व में, मलिक काफूर के नेतृत्व में। अगला है, हालांकि जितने भी क्षेत्र को दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता उस पर उसने सीधा शासन करना सही नहीं समझा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है वहाँ जितने भी क्षेत्र दक्षिण में जीता उस पर सीधा शासन नहीं करता है, और वहाँ के राजा को क्या करता है, सौंप देता है। ठीक है, और और उसके लिए टैक्स मान देता है कि आपको इतना टैक्स जो है आपको भेजना है हमको। ठीक है, जिसको नजराना कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के राजधानी में से दक्षिण भारत काफी दूर था और वहां से शासन करना संभव नहीं था। इसी कारण दक्षिण भारत के राजाओं को उसने राज लौटा दिया और अपने नियंत्रण में क्या कर दिया, शासन करने को कहा, और इसके बदले एक निश्चित कर, देखिए निश्चित कर, यही था कर, निश्चित कर दक्षिण भारत के राजा उनको भेजा करते थे। ठीक इसी विपरीत तुगलक वंश के शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में सीधे नियंत्रण में लेकर कर लिया। देखिए, दक्षिण भारत के जितने भी राज अलाउद्दीन खिलजी ने जीता उस पर वह सीधा शासन नहीं किया, क्योंकि उसकी जो राजधानी थी उससे काफी दूर थी आपको दक्षिण। ठीक है, तो काफी दूर होने के कारण वहाँ सीधा शासन करना संभव नहीं था, और वहाँ के हो सकते हैं कि विद्रोह उत्पन्न हो सकता था। तो इसलिए इसने निर्णय लिया कि वहाँ हम जीते हुए राज को वापस कर देता है, और वापस करके वहाँ जितने भी राजा थे उनको एक निश्चित कर मतलब फिक्स कर देता है, और उस कर को हमेशा अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजना पड़ता है। ठीक है, तो यही इसकी कहानी है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो है तुगलक वंश के जो शासक होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो सीधा शासन करते हैं दक्षिण में। ठीक है, वो कोई टैक्स नहीं वसूलते हैं, वहाँ सीधा शासन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मालिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। देखिए, मालिक कफूर जी को ये अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था। ठीक है, जो कि आपको 1000 दिनारी के भी नाम से फेमस था। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान का कार्यकाल देखा। इसका मूल नाम मोहम्मद खुसरो। ठीक है, इसका नाम क्या था, मूल नाम क्या था, मोहम्मद था, मोहम्मद खुसरो था, मोहम्मद अमीर खुसरो था, खुसरो। ठीक है, मोहम्मद अमीर खुसरो था, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, घोड़ा दागने एवं सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। देखिए, अमीर खुसरो एक ऐसा था कि वो अपने जीवन काल में 8 सुल्तान का शासन काल देखा उसने। ठीक है, और घोड़ा दागने
और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी को ये बहुत बड़ा काम किया था भाई हिंदुस्तान में। और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने घोड़ा दागने की जो प्रथा है और सैनिक के जो हुलिया जो है उसका वेशभूषा चेहरा जो है, क्योंकि होता क्या था उस समय की जो सामंत लोग थे वो क्या करते थे कि एक ही घोड़ा को और एक ही सैनिक को कई बार काउंटिंग करवा देते थे। जैसे कि मान लीजिए हम सामंत है, क्या ऐसा समझिए कि ए सामंत है, ठीक है, और यहाँ बी सामंत है, और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है, किंग रहता है, राजा रहता है। तो यहाँ मान लीजिए 50 घोड़ा है, इस 50 घोड़ा के इस ये ए वाला भी इसमें काउंटिंग करवा दिया और फिर इसमें से कुछ जाके अब बी वाला में भी काउंटिंग हो जाता था। तब इसको पहचानने के लिए इसने क्या किया, घोड़ा को दागने की प्रथा शुरू की। घोड़ा पर क्या करता, निशान लगा देता था। और सैनिक को क्या करता था, सैनिक को हुलिया उसका रिकॉर्ड रखा जाता था, ठीक है। जैसे आज के डेट में फोटो खींच के रिकॉर्ड रहता है ना, आपने विद्यालय में भी सभी शिक्षक साथियों का एक फोटो जो है फ्लैक्स में फ्लैक्स में जो है चिपका कर मतलब जो है रखना है विद्यालय में एक रिकॉर्ड। इससे यही मतलब ये जो पाठक जी का निर्णय है, तो यही चाहते हैं कि इसमें शिक्षक कौन कौन है, इस बात को वो प्रूफ में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो घोलमाल की जो परेशानी है वो नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ जो काउंटिंग हो जाता था उस यहाँ पर नहीं काउंटिंग हो पाता था। इसलिए ये व्यवस्था जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। घोड़ा दागने और सैनिक का रिकॉर्ड रखने यानी हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। देखिए खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया। अब जलालुद्दीन खिलजी, देखिए जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका शासन काल था, जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अब हम लोग आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है, अब तो इतना इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल कितना, इससे कितना ईस्वी तक था, तो यहाँ पर आप देखिए 1296 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है। कितना हो गया, 1296 से 1320 ईस्वी तक इसका शासन काल था। और इसका दो प्रसिद्ध शासक था, एक जलालुद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाता है अपने काफी जो है उसका मलिक काफूर जो रहता है ना, हजार दिनारी, उसी से हत्या करवाता है। आप मूवी देखे होंगे अलाउद्दीन खिलजी, उसमें ये भी बताया गया है, ठीक है। तो और इसके बाद एकता प्रथा को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने का प्रथा और सैनिक का रिकॉर्ड रखने का प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी के ही समय शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग तुगलक वंश का स्टार्ट करते हैं। देखिए तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, ये इम्पोर्टेंट, यहीं से पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। इसका काल 1320 से लेकर 1414 से भी था। प्रश्न आएगा कि गयासुद्दीन सॉरी तुगलक वंश की स्थापना किसने किया, तो गयासुद्दीन तुगलक, पहला इम्पोर्टेंट। देखिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। और नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। देखिए नहरों का जो जाल है किसके द्वारा शुरू किया गया, ये आपको गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, ठीक है। नहरों का निर्माण कराने वाला जो पहला शासक था, यानी कि नहरों का जो शुरुआत होता है उसका शुरुआत किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक किया था। और नहरों का बहुत सारा जाल बिछाने का काम इसी वंश के संस्थापक इसी वंश का मतलब अगला पीढ़ी शुरू फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला चीज है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन क्या है कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसका शासनकाल कब था, तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश के शासनकाल था, ठीक है। इतना हम लोग याद रखेंगे। और नहरों का, देखिए नहरों का जाल बिछाने वाला कौन शासक था, तो फिरोज शाह तुगलक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तुगलक नामा का लेखक अमीर खुसरो, ठीक है।
याद रखिएगा तुगलकनामा के लेखक कौन थे, तो अमीर खुसरो। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, याद रखिएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा, अब देखिए सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या हो गया, बताइए। सांकेतिक मुद्रा, देखिए मुद्रा न प्रचलन करके सांकेतिक मुद्रा, यानी पूर्ण रूप से पैसा नहीं था, वो सांकेतिक रूप से शुरू किया गया था। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह लगाया था। देखिए यही अब प्रश्न यहाँ से आएगा कि किस तुगलक शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक आएगा, फिरोज शाह तुगलक। देखिए ये भी जजिया में जो है, अब जौ में भी जो है, फिरोज शाह में भी जो है, तो जौ का ध्यान रखेंगे ना तो याद आ जाएगा। देखिए एक दो बार केवल आप पढ़ लीजिएगा, सारा चीज जो है आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जजिया कर जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन तुगलक होता है। ठीक है, कौन होता है? तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन तुगलक होता है। चलिए थोड़ा सा इसको हम वेरिफिकेशन कर देते हैं। देखिए तुगलक वंश के शासक कौन हुआ? पहला क्या हुआ? गयासुद्दीन तुगलक, पहला हो गया गयासुद्दीन। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक। देखिए 6 to 8 में यदि आप सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं तो इतिहास से यदि आपका सब्जेक्ट है तो ये भी उसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितना भी वीडियो 26 तारीख तक, 26 को एग्जाम है आपको, पहला सक्षमता परीक्षा, तो उसमें भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और अगर बीपीएससी परीक्षा दे रहे हैं या 6 to 8 का सक्षमता दीजिएगा, इसके लिए भी आपको इतिहास अगर सब्जेक्ट है आपका, सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और बस साइंस का भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, साइंस का भी टाइपिंग जारी है, बस 1-2 रोज में, मतलब माय दोस्त क्या मतलब संडे को आप जो है, सैटरडे है, सैटरडे को वीडियो शूट हो रहा है, तो आपको संडे को वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, लगभग कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो वीडियो अपलोड कर दिया जाए आपको। ठीक है, सारा वीडियो देख लीजिएगा। 2 नंबर में देखिए गयासुद्दीन तुगलक हुआ। ठीक है, तुगलक वंश का क्या हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था, और नहरों को निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक होता है नहरों का जाल बिछाने वाला, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक। 3 नंबर देखिए, ये क्या नाम है इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या लिखिएगा? तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश क्या अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन तुगलक। ठीक है, कौन था? तो नसरुद्दीन तुगलक। ये नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन तुगलक। ठीक है, सबके नाम में तुगलक लगा हुआ है। ठीक है, तो गयासुद्दीन से इम्पोर्टेंट क्या है कि गयासुद्दीन जो है सबसे पहले तुगलक वंश का संस्थापक था, और इसने नहरों, सबसे प्रथम शासक था जिसने नहरों का नहर बनाने का काम शुरू किया। फिरोज शाह तुगलक से क्या संबंधित है? इसने नहरों का जाल बिछाया था। इसके मोहम्मद बिन तुगलक का क्या अथी है? सीन की इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। नसरुद्दीन तुगलक का क्या अंतिम अथी है कि इसने तुगलक वंश का अंतिम शासक है। इससे यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तारीखे ए फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही पुस्तक के लेखक बर्नी था। देखिए फिरोज शाह के बारे में लिखा गया था तारीखे फिरोज शाही, जिसका लेखक कौन था? बर्नी था। मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया, दौलताबाद रख दिया। देखिए 1327 ईस्वी में क्या करता है? देवगिरी को राजधानी बनाया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में देवगिरी को, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? देवगिरी को क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है और उसका नाम बदलकर दौलताबाद
देखिए थोड़ा मिस्टेक है, ये दौलताबाद रख देता है, ठीक है, यहाँ स्टार्ट लिखिएगा। यानी देखिए देवगिरी, आपको देवगिरी बराबर क्या, दौलताबाद, दौलता दौलताबाद तो नहीं है इसमें, देखिए दौलताबाद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्या हो गया, दौलताबाद। तो ये काम कौन करता है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी देवगिरी से देवगिरी लाता है और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख देता है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोटी यानी कृषि विभाग नामक नए विभाग बनाया है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए अमीर कोटी यानी कृषि विभाग का बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि लगान की उपज दर अधिक कर दिया, लगभग उपज का आधा वह कर लेता था, यानी 1/2 लेता था कर। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये बहुत सारा काम कर रहा था, तो बहुत सारा जब काम करेगा तो कुछ ना टैक्स तो लेगा ही, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपको 1/2 यानी लगभग आधा कर लिया करता था, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश के संस्थापक खींच खां। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, खींच खां तैमूर लंग का सेनापति था। देखिए पहले सेनापति बन गए मतलब राजा बन गए, ठीक है। जैसे अभी नीतीश कुमार के सेनापति कौन है, पाठक जी है। एकदम शिक्षक बंधुओं को या हम सभी शिक्षक भाइयों को परेशान करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन हो गए, खींच खां। खींच खां तैमूर लंग का कौन था, सेनापति था। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह, याद रखिएगा। देखिए किसी भी वंश का प्रथम शासक और अंतिम शासक तो याद जरूर रखिए, ठीक है, क्योंकि स्थापना जो संस्थापक होते हैं उसको पूछा जाता है और अंतिम शासक कौन था ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सैयद वंश का संस्थापक खींच खां। तैमूर लंग का सेनापति कौन था, तैमूर लंग के सेनापति था खींच खां और इसका अंतिम शासक कौन था, आलम शाह। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोदी वंश का शासकों ने कार्य किया। देखिए तुगलक वंश के बाद 2 वंश दिल्ली और आगरा पर शासन करता है, एक सैयद वंश और एक लोदी वंश, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लोदी वंश। देखिए आज लोदी वंश देखते हैं, ठीक है। देखिए लोदी वंश जो है इसका शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है। देखिए सिकंदर लोदी ने आगरा को एक नई राजधानी बनाया था। देखिए पहला प्रश्न यहीं से आएगा कि आगरा को एक नई राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, तो इसका क्या नाम था, सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में स्थापना, ठीक है। आगरा नगर, ठीक है, अभी जो आगरा है इसकी स्थापना राजधानी के रूप में किसने बनाया था, तो सिकंदर लोदी। किसने बनाया था, सिकंदर लोदी। और ये कब बनाया था, तब 1504 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन चलाया, ठीक है। इसी में चौधरी हुआ करते थे, चौधरी लगभग 100 गांव का प्रधान होता था। चौधरी को क्या कहते थे, 100 गांव का प्रधान को चौधरी कहा जाता था। अब देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। 1500 आपको 21 अप्रैल कब होता है, डेट याद रखिएगा कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का कौन सा युद्ध होता है, प्रथम युद्ध होता है। और उसमें बाबर जो है किसको हराता है, हुमायूं को हरा देता है, सॉरी इब्राहिम लोदी को हरा देता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर विजय हुआ। देखिए इस युद्ध में क्या होता है, बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी को क्या करता है, हरा देता है। अब देखिए बाबर को
भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है, निमंत्रण कौन देता है? पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, ठीक है, एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी, ठीक है। देखिए यही होता है, ठीक है, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। इसमें क्या होता है? इब्राहिम लोधी का पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, ठीक है, और उसके चाचा जो होता है आलम खां लोधी, ये दोनों मिलकर षड्यंत्र रचता है और बाबर को निमंत्रण देता है भारत आने के लिए, और वो आक्रमण करने के लिए उकसाता है उसको, ठीक है। और वह उकसाकर पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है, और उसमें जो है किसको हराता है? बाबर जो है इब्राहिम लोधी को हरा देता है, ठीक है। अब देखिए सिकंदर लोधी की मृत्यु कब होता है? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। वही सिकंदर लोधी जिसने आगरा नगर की स्थापना किया था 1504 ईस्वी में, ठीक है। देखिए यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है, लेकिन आप एक नज़र देख ले रहिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, केवल संस्थापक वगैरह पूछता है तो ये सब चीज़ आपको याद रखिए, लेकिन बहुत कम बनता है। लेकिन जब बन जाएगा क्वेश्चन तो फिर आप फंस जाइएगा, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए ये जो समरी है इसको तो आपको रट जाना है एकदम, भी आए। यहीं से देखिए गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहा जाता है, ममलुक वंश, ठीक है। इसका संस्थापक किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तुगलक वंश के तो गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के खीज खां। लोधी वंश के तो देखिए बहलोल लोधी। यही आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इस सारे इम्पोर्टेंट को याद कर जाइएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के गए आपको खीज खां, लोधी वंश का बहलोल लोधी। 3-4 बार आप रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा तो आपको बन जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं मंगोल का खतरा। 1219 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांस अक्सियन, अभी जो उज्बेकिस्तान पर हमला किया, ठीक है। 1219 ईस्वी में मंगोलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? चंगेज खां। और इसने ट्रांस ऑक्सियन मतलब वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान है पर हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दिल्ली पर मंगोल के आक्रमण बढ़ गए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों के शासन काल में आपको मंगोलों का जो शासन है, मंगोलों का जो आक्रमण था भारत पर बढ़ गया था। ये इंपॉर्टेंट है। सैनिक के विभाग, देखिए सैनिक विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता है, ठीक है, और इसका प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? आरिज मुमलिक कहलाता था, ठीक है। देखिए घोड़ा दागना और सैनिकों के हुलिया प्रथा, सैनिक को नगद वेतन, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। देखिए अब इसको याद कैसे रखिएगा। अलाउ सैनिक से संबंधित काम, घोड़ा से संबंधित काम, सैनिक में सुदृढ़ीकरण या घोड़ा में कोई भी परिवर्तन, ये सब काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। यही अलुल जलूल काम किया करता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी मतलब अ से नाम याद रखेगा, अलुल जलूल काम करे वाला। तो घोड़ा के दागना, घोड़ा के गिनना, घोड़ा के मतलब सैनिक को हुलिया का रिकॉर्ड रखना, ये सारा काम क्या है? अलुल जलूल काम है। और अलुल जलूल हरकत अलाउद्दीन खिलजी ही करता था। जैसे मेवाड़ के जो राजा थे, कौन थे? राजा रतन सिंह, उसकी पत्नी थी पद्मावती, जिसपे फिल्म आया था, उसमें बहुत विवाद भी चला था। तो पद्मावती को देखकर बहुत फिदा हो गया था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये भी अलुल जलूल काम है। तो ये अलुल जलूल काम करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, तो इसी ने घोड़ा के दागना, सैनिक की हुलिया का रिकॉर्ड रखना, सैनिक को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार
एवं नियंत्रण प्रणाली के भी शुरुआत किया था। ठीक है, बाजार एवं नियंत्रण प्रणाली, बाजार पर भी कंट्रोल करना, मतलब कुल मिला के टैक्स कैसे आए इस बात पे खूब ध्यान देता था। 48 जीतल का एक टंका आज के चांदी के 1 रुपये के बराबर है। अलाउद्दीन खिलजी के समय लगभग 15 किलोग्राम के बराबर एक मन था। ठीक है, एक मन में कितना होता था? एक मन में 15 किलोग्राम। ठीक है, और यह था अलाउद्दीन खिलजी के समय, जबकि एक मन में 40 किलो होता है। ठीक है, देखिए अपने उपाय को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न विभागों में विभिन्न लोगों को नियुक्त किया था, जो निम्नवत है। देखिए ये आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देखिए। बाजार नियंत्रक, इसको सहना कहते हैं। खुफिया अधिकारी, इसको बरीद कहा जाता था। मुनहियान, इसको गुप्तचर कहा जाता है, यानी गुप्तचर को मुनहियान कहा जाता था। बस 2-3 बार आप देख लीजिएगा ना, सारा जो बुक किताब है ये आपको सब चीज आपको क्लास 7 और 7 में किताब मिल जाएगा। ठीक है, वहीं से सब चीज लिया गया, 7-8 क्लास 6-7-8 यही सब किताब से सारा चीज लिया जा रहा है, 7 का चीज है। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा, ठीक है, की तरह सांकेतिक सिक्के चलाए। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का चलाया था, हम लोग आगे भी पढ़े हैं। सांकेतिक मुद्रा चलाने का शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बर्नी ने शोक प्रकट करते हुए लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ऊंचे पद प्रदान किए। देखिए ये बहुत दरिया दिली इंसान था, इसने इसका जो विरोध किया कौन? बर्नी ने विरोध किया कि निम्न कुल में जो जन्म ले रहा था व्यक्ति उसको भी उच्च पद देने का काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। ठीक है, गजनवी, ठीक है, ये महमूद गजनवी जो है, गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज था। देखिए महमूद गजनवी जो है वर्तमान में जो अफगानिस्तान है, इसको घुमा दो ना, सामने वाला घुमा दो। वर्तमान में जो अफगानिस्तान है वहाँ एक गजनी शहर है। ठीक है, और गजनी शहर है, उस गजनी शहर का ही महमूद गजनवी जो है निवासी था, इसलिए अपने नाम में वो गजनी लगाया करता था। ठीक है, अब है दूसरा पॉइंट कि महमूद गजनवी अफगानिस्तान का शासक था। क्या था? महमूद गजनवी जो है अफगानिस्तान का क्या था? वो शासक था। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्वेश्चन बन जाता है कि मोहम्मद गजनवी कहाँ का रहने वाला था? तो ऑटोमेटिक है कि ऑप्शन आएगा गजनी, तो हम टिक लगा देंगे। महमूद गजनवी वर्तमान में किस देश का निवासी था? तो अब वर्तमान कौन देश हो जाएगा? अफगानिस्तान। महमूद गजनवी अफगानिस्तान का क्या था? तो क्या था? वो एक शासक था। यहाँ से क्वेश्चन बन गया। सन 1010 और 1025 के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत सारे संपन्न मंदिर थे। संपन्न क्या थे? मंदिर थे। देखिए 1010 से लेके 1025 तक, ठीक है, यानी कि 1010 से लेके 1025 तक, यानी लगभग जो है आपको लगभग क्या 15 वर्षों तक भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर भारत, देखिए उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जो बहुत संपन्न थे, संपन्न मंदिर थे, और उसका मकसद क्या था? धन को लूटना। ठीक है, धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना उसका मेन मकसद था। ठीक है, उत्तर की तरफ का मतलब हो गया कि वो कश्मीर वाले क्षेत्र से इन किया। ठीक है, कश्मीर वाले क्षेत्र से, जैसे कि अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं, एक्स्ट्रा पेज लेना होगा तो क्या करना होगा बताओ तो? देखिए जैसे कि ये आपका मैप ले लेते हैं हम। ठीक है, ये भारत का मैप, वर्तमान मैप ले लेते हैं। ठीक है, और ये मैप हो गया मान के चलिए इसी प्रकार से, ये आपका भारत का ही नक्शा हो गया। ठीक है, अब इस नक्शा में हम देखते हैं कि इस तरफ से, ठीक है, अफगानिस्तान कहाँ पर है? इधर है, इधर आपको पाकिस्तान है, और इधर आपको क्या है? अफगानिस्तान है। तो इस क्षेत्र से प्रवेश करता है भारत के कश्मीर के दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करता था, और यहाँ दिल्ली से होते हुए आपको उत्तर प्रदेश इस सब क्षेत्र में, आपको गुजरात से इस सब क्षेत्र में जो है आक्रमण करता था। ठीक है,
तो कुल मिला के 17 बार आक्रमण किया 15 वर्षों में, 1010 से लेकर 1025 तक, ठीक है। लगभग 15 वर्षों में इसने कुल 17 बार आक्रमण किया। कुल कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण करता है। 15 वर्षों में कुल 17 बार आक्रमण करता है। और इसका जो मकसद रहता है वो धन का लूटना। और चूंकि ये सुन रखा था कि भारत के मंदिरों में काफी धन है, ठीक है, बहुत सारे सोना है, आभूषण है, चांदी है, बहुत सारी चीजें है, ठीक है, हीरा जवाहरात सब चीज है, ये सुन रखा था। तो ये मंदिर पर टारगेट करता था और टारगेट करके सभी मंदिरों को लूटने का काम किया। जब लूटने का काम किया, और दूसरा मकसद यह था कि इस्लाम धर्म का ये प्रचार भी कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ से आपको कब शुरू किया था? 1010 में। कब तक अथी किया, आक्रमण किया था? 1025 तक। किस क्षेत्र में? तो उत्तर भारत के क्षेत्र में आक्रमण किया, ठीक है। इसमें से मंदिर था, मथुरा के मंदिर, थानेश्वर के मंदिर, कन्नौज के मंदिर, वृंदावन, सोमनाथ, ठीक है। सोमनाथ पर कुछ 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है, महमूद गजनवी ने किया, ठीक है। तो आप देखते हैं मथुरा के मंदिर कहाँ पे है? तो आपको उत्तर प्रदेश में है। थानेश्वर, कन्नौज, ये कहाँ पे आपको? एमपी में है। वृंदावन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और सोमनाथ तक आपको गुजरात में है। इस सभी मंदिरों पर आक्रमण किया था, ठीक है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर। महमूद गजनवी जो है 1025 ईस्वी में भारत में सोमनाथ के मंदिर है गुजरात में, उस पर अंतिम आक्रमण किया था, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? पहला तो था धन को लूटना, और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के लगभग 150 साल बाद तुर्की के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में प्रारंभ हो गया, ठीक है। देखिए 150 वर्ष बाद, 1025 के बाद, यानी कि 1125 में, ठीक है, 1125 के लगभग जो है बाबर का आक्रमण होता है, ठीक है, बाबर का आक्रमण होता है। नहीं, 1526 ईस्वी में होता है ना। देखिए, तो ये जो आक्रमण है लगभग 150 साल बाद तुर्की का जो आक्रमण जो है शुरू होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे है कि शाहनामा पुस्तक के रचयिता फिरदौसी थे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? पहला नंबर क्वेश्चन कि महमूद गजनवी कहाँ का निवासी था? तो गजनी का। महमूद गजनवी वर्तमान में किस देश का निवासी था? तो वो अफगानिस्तान का, ठीक है। महमूद गजनवी जो है गजनी का क्या था? तो एक शासक था। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण भारत पर कहाँ किया? कब किया? तो 1010 ईस्वी में। अंतिम आक्रमण कब किया? तो 1025। कुल कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र से प्रवेश करता था वो? तो भारत के उत्तर क्षेत्र से, उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र कश्मीर का इलाका है उधर से प्रवेश करता था। इसका क्या उद्देश्य था? तो धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ठीक है। तो इस कड़ी में इसने ज्यादातर मंदिर को टारगेट किया, क्योंकि इसने इसको सुन रखा था कि भारत के मंदिरों में बहुत सारा सोना जेवरात वगैरह बहुत सारा चीजें है, तो उसी को टारगेट करता था, ठीक है। और अगला जो है कि आपको रचयिता, शाहनामा पुस्तक के रचयिता कौन था? तो क्या हो जाएगा? फिरदौसी, ठीक है। अब हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था। जब भारत में ये आता है तो इसको क्या काम रहता है कि इसको धन को लूटना मेन मकसद होता है। और मोहम्मद गोरी जी ने है धन प्राप्त करने के लिए स्थानीय शासन स्थापित करने की योजना बनाई। ये क्या करता था कि धन भारत में आता था और धन को लूटता था, और जाने के क्रम में जो है यहाँ के जो कुछ लोग थे, जो चापलूस टाइप के लोग, उनको कुछ धन दे देता था, ताकि वह जो है सूचना उसको बराबर देते रहे कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। इसी बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान, थोड़ा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। तराइन का जो है प्रथम युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ये चौहान जो है ना राजपूत रहता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी के बीच होता है, ठीक है। किसके बीच होता है?
मोहम्मद गौरी के बीच होता है, और यह होता है 1191 ईस्वी में। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है ना मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित करता है। ठीक है, लेकिन 1192 ईस्वी में 1192 इसमें द्वितीय तराइन का युद्ध होता है। कितना होता है? तराइन का युद्ध जो है द्वितीय होता है, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड होता है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह पराजित करता है मोहम्मद गोरी, और बाकी इसमें जयचंद जो रहता है, जयचंद जो कि इसका सहयोग करता है और पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को सहयोग करता है, उसी सहयोग के वजह से, धोखा की वजह से ये आपको पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा कि मोहम्मद तराइन का प्रथम युद्ध चौहान विजय। ठीक है, और मोहम्मद गोरी 1191 में ये थोड़ा गलती है, यहाँ पर थोड़ा काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी विजय और पृथ्वीराज क्या होगा? पराजित हो जाता है। ये ठीक है लाइन। अब देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा मिक्सिंग है इस चैप्टर में। देखिए एक नए शहर, देखिए राजेंद्र चोल जो है अपनी सेना को गंगा नदी तक ले आता है और गंगा से पानी जो है ले आता है और अपने एक नए नगर में इस पानी को रखता है और शहर का नाम रखता है गंगई कोंड चौपुरम। ठीक है, ये राजेंद्र चोल, ठीक है, राजेंद्र चोल ऐसा काम करता है। इसके पूर्व वाले क्लास में हम बताए थे कि राजेंद्र चोल जो है आपको गंगा के किनारे तक पहुंच जाता है अपने सैनिक को लेकर, और गंगा की नदी से पानी लेकर वापस जब जाता है तो वो नए नगर की स्थापना करता है और उस नगर में इस पानी को रखता है और उस नगर का नाम रखता है गंगई कोंड चौपुरम, गंगई कोंड चौपुरम। ठीक है, इसका राजेंद्र चोल का दूसरा जो है अभियान होता है श्रीलंका। कहाँ होता है? श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, दक्षिण मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा के देशों में, यानी इंडोनेशिया का जो देश है, इंडोनेशिया के तरफ जो देश है उस तरफ जो है इसका दूसरा आक्रमण होता है और श्रीलंका के तरफ आक्रमण होता है। ठीक है, और इस अभियान में उसने जल और थल दोनों सेना का उपयोग करता है। देखिए राजेंद्र चोल ही प्राचीन काल में आपको प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने अपने अभियान में थल और जल सेना का प्रयोग करने वाले प्रथम शासक थे श्रीलंका। और अभी जो सुमात्रा द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया वाला जो साइड है दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, देखिए मलाया द्वीप, मलाया प्रायद्वीप ये, और सुमात्रा द्वीप जो वर्तमान इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है ना वही आपको सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, तो उसी साइड में आपको राजेंद्र का चोल का जो है आक्रमण होता है श्रीलंका और सुमात्रा द्वीप पर। इसके बाद मलाया प्रायद्वीप पर इसका आक्रमण होता है। इस अभियान में वह थल सेना और जल सेना दोनों का उपयोग करता है और ऐसा करने वाला राजेंद्र चोल प्रथम शासक होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गिरदेश्वर मंदिर, गिरदेश्वर के बिरदेश्वर मंदिर होगा। ठीक है, ये तंजावुर अभिलेख कहाँ से मिला है? तंजावुर अभिलेख उत्तमरेरू अभिलेख तमिलनाडु में जो प्राप्त हुआ है उससे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आते हैं अध्याय 3 तुर्क अफगान। देखिए तुर्क अफगान, देखिए अब अध्याय 3 में है तुर्क अफगान। देखिए 1206 में। ठीक है, देखिए 1025 में आपका आक्रमण होता है किसका? आपने अभी पढ़ा है कि मोहम्मद किसका अथी होता है? मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है। ठीक है, 1192 में आपको मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। ठीक है, 1192 द्वितीय इसमें हरा देता है। इसके बाद देखिए 1191, फिर 1100 आपको कितना 92 में होता है मोहम्मद गोरी का तराइन का तराइन का जो युद्ध होता है। 1025 में ये कौन आता है? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, इसके बाद यह अध्याय 3 में हमको तुर्क अफगान पढ़ना है। देखिए ये जो काल होता है 1206 से लेके 1290 तक। कब से शुरू होता है? 1206 से 1290 तक। तो प्रारंभिक तुर्क शासक। ठीक है, इसका काल रहता है 1226 से लेके 1206 से लेके 1290 तक।
इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इतरा हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये शासन करता है कब तक, 1206 से 1210 तक। फिर है इल्तुमिश, ये 1210 से लेके 1236 तक। फिर रजिया सुल्तान जो है आपको 1236 से लेकर 1240 तक। इसके बाद बलबन जो है 1266 से लेकर 1287 तक। ये प्रारंभिक तुर्क शासन का तुर्क जो होता है, तुर्क के जो शासक होते हैं वो शासन करते हैं। तो इसमें कितने शासक है देखिए, तुर्क शासक का काल क्या है, 1206 से लेके 1206 से लेके आपको 1290 तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तुर्क जो शासन काल है, देखिए यहाँ पर तुर्क तुर्क का क्या हो जाएगा, तुर्क अफगान का पहला नंबर तो ये 1206 से लेके 1290 तक आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। पहला इसका शासन कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन उद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है इसका शासन, पहला शासक। ये कब से कब तक करता है, 1206 से लेके 1210 तक करता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कुछ 1206 से 1210 तक कि 1210 है। इसके बाद इल्तुमिश आता है, कब करता है, 1210 से 1236 तक इल्तुमिश। ठीक है, इल्तुमिश। ठीक है, इल्तुमिश जो है 1210 से लेके आपको 1236 तक शासन करता है। ठीक है, इसके बाद कौन आता है सो देखिए, इसके बाद आपको आता है रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 तक। ठीक है, 1236 से रजिया सुल्तान, रजिया आपको सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। तो ये करता है कब, 1236 से लेके 1200, देखिए यहाँ पर 1236 से लेके 1240 तक, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती है ये 1240 तक। इसके बाद बलबन आता है, क्या करता है, बलबन, ये कि 1240 से लेकर आपको 1287 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, तो ये लगभग कितना वर्षों तक शासन करता है, देखिए 47 वर्षों तक। ये कितना करता है, तो ये 4 वर्षों तक। ये कितना करता है, 10 से लेके 36 तक, तो ये 26 वर्षों तक शासन करता है। और ये कै वर्षों तक शासन करता है, 4 वर्षों तक। देखिए तो सबसे ज्यादा आपको तुर्क अफगान जो है लगभग 90 वर्षों के शासन काल में बलबन जो है 47 वर्षों तक शासन करता है। इसके बाद इल्तुमिश जो है 26 वर्षों तक शासन करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इस वंश के संस्थापक था, जो कि इस क्या कहते हैं, इस अफगान सत्ता का संस्थापक था, ये 4 वर्षों तक कर पाता है। और रजिया सुल्तान जो है ये 4 वर्षों तक कर पाती है, क्योंकि ये महिला रहती है। और भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक होने का गौरव प्राप्त है किसको, तो रजिया सुल्तान को, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और लंबा शासन तक शासन करने वाला कौन हो जाएगा, आपको बलबन। ये भी पूछेगा कि सबसे लंबा शासक, लंबे समय तक शासन करने वाले तुर्क अफगान कौन थे, तो आपको ये जाएगा बलबन, लगभग 47 वर्षों तक। ठीक है, चलिए अब देखिए गुलाम वंश, इस वंश को क्या कहते हैं, गुलाम वंश की स्थापना जो है, देखिए अब देखिए खिलजी वंश, ये थोड़ा समरी है। खिलजी वंश का 1290 से 1300 आता है। ठीक है, प्रारंभिक तुर्क शासन का जो काल है, देखिए 1290 से 1320 तक जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिए अब हमको यहाँ देखना है कि 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी जो है शासन करता है। ठीक है, इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से लेकर 1316 तक शासन करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ आपको 2 ही शासक इंपॉर्टेंट होता है। 1290 से 1320 के शासन काल में आपको जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, यही दोनों शासन करता है 1290 से 1296 तक। और ये अलाउद्दीन खिलजी 96 से लेकर 16 तक, यानी कि 420 वर्षों तक करता है आपको अलाउद्दीन खिलजी। जबकि जलालुद्दीन खिलजी जो है ये आपको 6 वर्षों तक शासन करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 30 वर्षों का शासन काल रहता है खिलजी वंश का।
कितने वर्षों का शासनकाल रहता है? 30 वर्षों तक का शासनकाल। देखिए 1290 से लेकर 1320 तक है, यानी खिलजी वंश का जो शासनकाल है लगभग 30 वर्षों तक रहता है। और इसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दो ही शासक होते हैं, ठीक है। इसके अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे ज़्यादा क्रूर शासक होता है, ठीक है। और इसी के पीरियड में बख्तियार खिलजी भी रहता है, जो कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया था। इसके बाद आता है तुगलक वंश, ठीक है। तो तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक रहता है, ठीक है। इसका गयासुद्दीन तुगलक का शासन 1320 से लेकर 1324 तक, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का शासन 1324 से लेकर 1391 तक। फिरोज शाह तुगलक का जो है 1391 से लेकर 1388 तक, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा नहीं और हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसका जितना भी वंश है एक बार नजर डाल लेते, इसका सब वंश के बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1491 तक। संस्थापक कौन था? खीज खां। 5 नंबर पॉइंट है इसी में दे दिया है। लोधी वंश का जो स्थापना है ये 1451 से लेकर 1526 ईस्वी था। इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, ठीक है। ये 1491 से लेकर 1489 तक शासन करता है। इब्राहिम लोदी जो लास्ट शासक रहता है 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करता है। अब सारे वंश को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग गुलाम वंश, जिसके बारे में पहला जो है दिल्ली तुर्क शासक जो है, ये तुर्क शासक का पहला वंश है। तुर्क शासक का ये पहला वंश, तुर्क शासक का ये पहला वंश, ठीक है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम सेना नायक था। देखिए सट गया है, ये क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम सेना नायक था, समझ गया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये जो था ये आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसको जो है बहुत छोटा उम्र में एक गुलाम के रूप में खरीदा गया था मोहम्मद गोरी द्वारा, ठीक है। और जब ये खरीदा गया था ना, तो ये अपने वीरता और ईमानदारी का परिचय देते हुए सुल्तान का बहुत सेवा करता है। और इसी कारण से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का बहुत ही विश्वास पात्र बन जाता है, ठीक है। तब जो है ये सेना नायक के रूप में इसको मोहम्मद गौरी नियुक्त करता है। और बाद में भारत प्रदेशों को देखभाल के लिए नियुक्त इसे मोहम्मद गौरी ने किया था, ठीक है। जब भारत पर जब आक्रमण करता है और भारत पे कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है, तो इस लौटते वक्त क्या करता है कि इसके देखभाल के लिए आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ सौंप जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है कि आप यहाँ का कार्यभार आप संभालिएगा, ठीक है। देखिए एक कहाँ एक गुलाम से लेकर एक बादशाह बनने तक का सफर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं बनता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में करता है। ये कौन करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। और गुलाम वंश क्यों डालता है नाम इसका? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना खुद गुलाम रहता है, ठीक है। तो इसलिए गुलाम अपने वंश को जो नाम रखता है ये गुलाम वंश के नाम पर प्रचलित हो जाता है, ठीक है। और इसने कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुतुब मीनार किसने बनवाया? ये प्रश्न पूछता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया। तो यहाँ ध्यान दीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव डाला था और बनवाना शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। और ये गुलाम वंश के संस्थापक था। इसने लाहौर में अपनी राजधानी बनाकर शासन किया, देखिए। और इसकी राजधानी कहाँ था? लाहौर, पाकिस्तान के जो वर्तमान में जो लाहौर है इसको इसने राजधानी के रूप में बनाकर पूरे भारत पर इसने शासन किया, ठीक है। इसके बाद इसने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में कराया था। देखिए 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है, ठीक है।
इसके बाद 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1210 ईस्वी में चौगान जो खेल होता है, इसके खेलते समय इसको घोड़ा से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकार आरम शाह हुआ। आरम शाह, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी होता है कौन होता है? आरम शाह, जिसने मात्र 8 माह शासन किया और आराम शाह की हत्या करके 1210 ईस्वी में इल्तुमिश दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। देखिए, पहला नंबर मोहम्मद गोरी था, ये तो हम लोग देख लिए। देख लिए, पहला कौन था? ये मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। ठीक है, इसके बाद कौन होता है? आराम शाह। ठीक है, आराम शाह जो कि मात्र 8 महीनों तक शासन रहता है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेके 1210 तक शासन करता है। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को बनाया था और वहीं से ये शासन पूरे हिंदुस्तान पर करता था। ठीक है, इसकी मृत्यु के पश्चात आराम शाह जो है 8 महीनों तक के लिए शासक बनता है और इसको जो है कौन हत्या कर देता है? कौन हत्या करता है बताइए? ये इल्तुमिश हत्या कर देता है। इल्तुतमिश, इसका नाम क्या है? इल्तुतमिश। देखिए मुस्लिम नाम है तो दिक्कत भी होता है। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है इसकी हत्या कर देता है और हत्या करके क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब तुर्क राज को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय जो है इल्तुमिश को प्राप्त है। जो तुर्क जो शासक है उसके वास्तविक रूप में जो शासन स्थापित करने का जो श्रेय जाता है ये इल्तुमिश के जाता है, क्योंकि यही लंबे समय तक शासन करता है। अल्तमश इल्तुमिश का मूल नाम है। ठीक है, इल्तुमिश का जो है मूल नाम क्या होता है? अल्तमश इल्तुमिश। ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुमिश ने चलवाया था। ठीक है, शुद्ध जो अरबी जो सिक्का था इसको चलाने का काम कौन किया था? इसे इल्तुमिश ने चलाया था। ठीक है, और चांदी का टाका, तांबे का जीतल नाम का सिक्का इल्तुमिश ने चलाया था। देखिए, इसके बाद इल्तुमिश ने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त किया था। देखिए, इल्तुमिश ही प्रथम शासक था जिसने अपनी उपाधि कहाँ से प्राप्त किया था? बात को लिया था। अगर देखो नीचे होगा, खलीफा से प्राप्त किया था। इल्तुमिश की जो उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान थी, ये कौन था? उसकी बेटी थी। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। तुर्क राज को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम बलबन द्वारा किया गया। ठीक है, इन शासकों को ममलुक भी कहा जाता है। ठीक है, बलबन ने रक्त एवं लौह नीति का पालन किया था। ठीक है, तो चलिए, तो हम आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ा काम से हमको अलग निकलना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते रहिए और जी जान से लगे रहिए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी और जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो इसके आगे का लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, चलिए आयुष।